हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा मुकाबला टक्कर पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आंदोलन। तो हम चलिए चलते हैं आंदोलन की तरफ। तो यहाँ पे बताया 1857 का विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह जो 1857 में हुआ था विद्रोह, से हम जो 1857 में भारतीय विद्रोह हुआ, इसे हम जीरो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी, जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 34वीं देसी पैदल रोना रेजिमेंट को भंग कर इन्होंने जो 24वीं देसी पैदल रोना रेजिडेंस थी, उनको भंग कर दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे आंदोलन का, जो है होम रूल आंदोलन। अब होम रूल आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को और एनी बेसेंट को है। यहाँ पर श्यामजी कृष्ण ने जो प्रथम यहाँ पर आंदोलन के लिए जो उनका प्रथम प्रयोग था, लेकिन जो इसका श्रेय है वो किनको जाता है? इसका श्रेय है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई। इनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की गई। तो यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ होम रूल की लिंगों की 2 स्थापना हुई थी। तो जो एक थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, जो 1916 में की थी, और दूसरा किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, जो सितंबर 1916 में किया गया था। इसी के साथ हम आगे अगले विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ है ये हमारा नील विद्रोह। तो अब हम जानेंगे नील विद्रोह के बारे में। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर तो जो नील विद्रोह है उसके बारे में बताएंगे। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विद्रोह के अनेक किसान आंदोलन हुए। तो जो क्या था, यहाँ पे अंग्रेजी शासन में कई विद्रोह हुए, अनेक विद्रोह हुए, जिसमें किसान आंदोलन हुआ था, यथा नील आंदोलन और पावना आंदोलन। इसमें दक्कन विद्रोह भी हुआ था, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, भोपाल विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, तेभांग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इसमें ये बहुत सारे आंदोलन थे जिनके बारे में मैंने बताया। इनमें 1859 से लेके 1860 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह। तो जो मतलब 1859 के से लेके 1860 के बीच में जो विद्रोह हुआ था, वो एक ये भी था, बंगाल में हुआ था, जिसे हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन यह
आलमकारी खेती करते थे। मतलब यहाँ जो नील की कम ज़रूरत होती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर उन लोगों पर डालते थे, ठीक है? उसकी पूर्ति के लिए बहुत खेती करवाते थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाते, मतलब वहाँ के किसान नील की खेती करते थे, लेकिन ये उन पर और दबाव डाल के ज़्यादा मात्रा में करवाते थे उनसे। उनसे थोड़े में पैसों में करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। मतलब वो थोड़े से पैसे देते थे और जो उनके लिए चावल के लायक खेती थी उसमें नील की खेती कर नील की खेती में क्या होता है कि जिस स्थान पर नील की खेती होती है वहाँ पैदावार फिर चावल गेहूँ इनकी होती नहीं है, क्योंकि वो नील की वजह से जो ज़मीन होती है वो खराब हो जाती है एक तरीके से। खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस वापस कर शेष वापस कर शेषर से मुक्त पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको उपहार अवैध बैदखली लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैरो क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। जैसे कि पहले होता था, पहले जब राजा महाराजा का जो समय होता था तो उसमें किसान जो होता था वो बहुत गरीब होता था, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता था। उन्हें राजा महाराजाओं से मतलब उनके यहाँ से पैसे लेने पड़ते थे, तो उन्हें उसका कर देना पड़ता था। जो भी पैसे लगते, जो हम इसे ब्याज बोलते हैं, वो देना पड़ता था। तो इस प्रकार से वो छोटे लोग होते थे, जब उनकी फसल होती थी उसको बेच के जो कुछ दे पाते थे दे पाते। तो इस प्रकार का जो कर था वो हमेशा बना ही रहता था। तो इस कर की वजह से वो उनसे मतलब वहाँ उपजाऊ ज़मीन पे नील की खेती करवाते थे। क्योंकि नील की खेती क्या है, नील की खेती कराएँगे तो उनके पास उतना ही पैसा आएगा। कम पैसे में वो मतलब उसको अच्छे से बेच लेते थे, खुद पैसे रख लेते थे। और जो किसान था वो अगर चावल की खेती करता या किसी और की खेती करता तो वो उसके खाने के लिए भी होते और वो उसको बेच के अपना कर भी चुका देते। तो ऐसा वहाँ के लोग नहीं होने देते थे, क्योंकि अगर वहाँ का कर जो कर है वो चुकता लोग किसान आदमी कर देगा तो फिर वो उनके दबाव में नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। ये बंग भंग आंदोलन है वो 1905 का बंग भंग आंदोलन। बंगाल का इसमें क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुत प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया था। मतलब भारत को दो भागों में बांट देने का निर्णय लिया था। भारत विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना। बंग भंग क्या था, जब भारत के दो विभाजन हुए तो बंग भंग ही हो गया, इसीलिए उसको बंग भंग से जाना जाता था। इसकी हिस्ट्री कुछ और होगी, मैंने लॉजिकली बता दिया आप लोगों को। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। मतलब यहाँ पे फूट डालो और शासन करो। अतुल इसके विरुद्ध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल की पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। तो बंगाल का विभाजन हो रहा था वो तो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से थे वो यहाँ एक हो गए। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में। तो यहाँ पे दिया सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही रोचक, सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले
भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। तो अब हम बात करेंगे आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बात यहाँ आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक है। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटिश के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। जो नमक वाला आंदोलन था वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। दांडी मार्च जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के लिए कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विद्रोही कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्ति मिल गई थी। मुक्त करना और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विद्रोह किया। इस आंदोलन में नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यह आंदोलन पूरी 1 साल तक चला था और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया गया था। अब बात करते हैं हम खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक चला था। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शेखत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हो गया और ये चला कब था? ये चला था 1919 से लेकर मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक चला था।
अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच जो आंदोलन चला था वो था असहयोग आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव भी पड़ा था। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा, काफ़ी हद तक सफल रहा था, क्योंकि इससे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला था। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे। अब हम बात करेंगे, ये हमारा था यहाँ पर असहयोग आंदोलन, जो हमारा 1920 से सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला था। अब हम बात करते हैं आंदोलन जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, ये मूवी भी है इसके ऊपर। तो अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग कांड की। तो जलियांवाला बाग है जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायन के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया था। तो जो जलियांवाला कांड है, इसमें क्या हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था, ये स्वर्ण मंदिर के पास जो एक बगीचा छोटा सा था, उसमें 13 अप्रैल 1919 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी थी और इसमें बहुत बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। अब आता है हमारा चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। तो यहाँ पर जो है चोरी चौरा कांड है, वो चोरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी और उस पुलिस चौकी में 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चोरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रहा गया था और उसे वापस ले लिया था। चोरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। इसके साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।